अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ में पढ़ेंगे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर और उसमें आज हम जिस कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे वो है कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। Objective of this lecture is to define and understand the diagnostic criteria of caffeine related disorder. Expected outcomes: after taking this lecture, learner will be able to understand nature of caffeine related disorder, to understand diagnostic criteria of caffeine related disorder. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर। अब इसमें कैटेगरी के अंडर जो हम चीज़ें देखेंगे वो है कैफीन इंटॉक्सिकेशन, कैफीन विड्रॉल, कैफीन इंड्यूस मेंटल डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ कैफीन इंटॉक्सिकेशन। अब हम सबसे पहले कैफीन इंटॉक्सिकेशन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करेंगे कि हम किन चीज़ों को सामने रखकर एक पेशेंट को डायग्नोज करेंगे कैफीन इंटॉक्सिकेशन। ए, रीसेंट कंजप्शन ऑफ कैफीन टिपिकली हाई डोज वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 250 मिलीग्राम। उसने हाल ही में कैफीन इस्तेमाल की होगी। अब हाल ही का मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ आज ही की है तो आप कर लें या कल से, बल्कि वो उसको ले रहा है और अभी भी वो ले रहा है। जब आपने पेशेंट को असेस किया है तो उससे पहले भी वो कैफीन जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कैफीन जो है वो हाई डोज होगी, उसने इस्तेमाल की होगी, यानी 250 मिलीग्राम से भी ज्यादा हो सकती है। बी, 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स डेवलपिंग ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर कैफीन यूज। अब यहाँ पे जो हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कैफीन लेने के बाद जो है वो एक पर्सन में, यूजर में नजर आते हैं। वो जब उसको ले रहा है तब भी और जब उसने अभी ली है तो फौरन उसके बाद ये वाली सिम्टम्स उसमें नजर आना शुरू होंगी, ये प्रॉब्लम्स उसमें डेवलप होंगी, तो ही हम उसे कैफीन इंटॉक्सिकेशन डायग्नोज करेंगे। अब वो कौन सी हैं? उसमें एक है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्या होती है कि इंसान जो है वो काम नहीं रह सकता, कि वो एक आराम से बैठा हो, वो हम अपनी बॉडी को जैसे हिलाता रहता है, पोजीशन को चेंज करता रहता है, उसके बैठा है तो एक तरफ होके बैठा है, कभी दूसरी तरफ होके बैठा है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो आपको हिलती हर वक्त जो है वो बेचैनी की कैफियत जो है वो उसमें नजर आपको आएगी कि वो हिल रहा है और एक बिल्कुल एक कूल होकर और एक बिल्कुल एक आराम से इंसान जैसे बैठा होता है कोई काम कर रहा था उस तरह नजर नहीं आएगा। उस दौरान उसकी जो मूवमेंट होगी उससे आपको पता चलेगा कि पर्सन जो है वो इंतहाई बेचैनी का, रेस्टलेसनेस का शिकार है। नर्वसनेस ये होती है कि पर्सन जो है वो एक उसके अंदर जो है वो एक बेचैनी का एहसास रहता है, एक परेशानी और जो है वो सही से घबराना और अनईजी होना, इस तरह की कैफियत उसमें होगी तो वो नर्वसनेस की अलामत होगी। एक्साइटमेंट के पर्सन का मूड जो है ना वो एलिवेटेड होगा, यानी वो थोड़ा हाई होगा, बहुत ज्यादा जैसे कोई खुशगवार होता है, बहुत ज्यादा वो जो आपको प्लेजेंट नजर आता है, बहुत ज्यादा वो उसके अंदर एनर्जी आपको नजर आती है। लेकिन यहाँ पर वो उसको आप पॉजिटिव में नहीं लेंगे, क्योंकि आमतौर पर एक्साइटमेंट जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो एक उससे कैफीन इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसके अंदर चीज आ रही है तो यहाँ पर वो थोड़ी सी नॉर्मेलिटी से वो हटके होगी, मतलब वो एनर्जी या वो उसका जो खुशगवार मूड है वो नॉर्मल से हटके होगा। इनसोम्निया, पर्सन को जो है वो उसकी नींद जो है वो सही नहीं आएगी, या वो सो नहीं पाएगा, या वो सोता है तो उसकी आंख खुल जाती है तो उसकी नींद जो है वो कम हो जाएगी, जितनी उसको नींद चाहिए उतनी वो नहीं लेगा बल्कि उससे कम हो जाएगी, और या तो उसको नींद बिस्तर पर जाए और नींद नहीं आ रही होगी, और अगर वो सो भी जाए तो फिर उसको नींद में खलल होता है, यानी वो नींद में उड़ जाता है और जितने घंटे की नींद रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। फ्लश फेस, चेहरे की रंगत जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगी, आपको कहीं एक जैसे लगेगा कि एलर्जी सी हुई हुई, और ये क्यों होता है कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो जिसकी वजह से चेहरे पर सुर्ख होना, कोई हिस्सा चेहरे का कोई हिस्सा सुर्ख होना शुरू हो जाता है, एलर्जी की तरह महसूस होता है। डायूरेसिस के उसे यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, यानी उसको वोमिटिंग की कैफियत हो सकती है, नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो वो जो फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं करेगा। मसल ट्विचिंग के पर्सन के जो स्पेसिफिक कोई बॉडी पार्ट है, जैसे टांग है, बाजू है, आंख है, मसल जो है ना वो मरोड़ होता है, उनमें जैसे लगता है जैसे सुकड़े हैं, खिंचाव सा पैदा होता है। रैम्बलिंग फ्लो ऑफ थॉट एंड स्पीच के उसकी जो है थॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगी, जो थॉट्स चूंकि उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ख्यालात और सोचें होती हैं, तो फिर वो इंसान उसको बोलता है, वर्बलाइज करता है, तो जब वो बोलेगा तो वो शिफ्ट करेगा, मतलब उसके किसी एक टॉपिक पे नहीं होगा, टॉपिक टू टॉपिक, बात से बात बदलना जैसे होता है, और वो कोई चीजें क्लियर भी नहीं होती, उसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन हमें नजर नहीं आता है। टैकीकार्डिया और कार्डियक एरिथमिया
अब यहाँ पर टैकीकार्डिया में ये होता है कि स्पीड जो है, जो बीट पर मिनट होती है इंसान के, जो हार्ट रेट होती है, वो 1 मिनट में अगर 100 दफा है तो 100 दफा से भी एक्सीड कर जाएगी, कि यानी वो उससे भी ज्यादा हार्ट बीट उसकी होगी। एरिथमिया में इरेगुलर जो है वो हार्ट रिदम होती है और उसमें आप जो है वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो नजर आएगी और यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है। पीरियड्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबिलिटी के यहाँ पर पर्सन जो है, जैसे अमूमन एक इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है या मेंटल एक्टिविटी करता है तो उसके बाद जो है वो उसको थकावट का एहसास होता है, क्योंकि पर्सन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी उस तरह नहीं कर सकता, तो वो एग्जॉस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर उसको ये एहसास नहीं होगा कि वो उसको एग्जॉशन जो है वो उसको महसूस नहीं होगी, वो थकावट महसूस नहीं करेगा। साइकोमोटर एजिटेशन के एग्जेसिव और नॉन डायरेक्टेड मोटर एक्टिविटी होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं, खाना बना रहे हैं या हम लिख रहे हैं या हम कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो वो एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है, या इसके अलावा और कोई काम कर रहे हैं तो वो उसका कोई पर्पस होता है और वो उस हिसाब से जो है हमें पता होता है कि हमने ये काम जो है कितनी देर तक करना है, कितना करना है, उसका पेस ऑफ वर्क भी हमारा जो है वो क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर साइकोमोटर एजिटेशन जो है वो इस तरह होगी कि पर्सन जो है वो अगर एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक तो गोल डायरेक्टेड नजर नहीं आ रही, कोई पर्पसफुल है या अगर, लेकिन वो एक्टिविटी जो है वो एक्सेसिव हो जाती है कि जिसमें बहुत ज्यादा जो है, जैसे हाथ हिलाना या किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना या आराम से बैठना नहीं है, तो ये वो चीजें हैं कि जो इंसान की एक्टिविटी जो है इसका कोई पर्पस नहीं होता। C. The sign or symptoms in criterion B cause clinically significant distress or impairment in social, occupational और other important areas of functioning। अभी जो जितने हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं क्राइटेरियन बी में, ये जो है वो इस तरह इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा, इनके असरात इतने ज्यादा होंगे कि इंसान की उसकी सोशल फंक्शनिंग, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग या कोई और उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, यानी वो सही तरीके से जॉब नहीं कर पाएगा। अगर स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई में मसला होगा, और अगर कोई वो जो है वो इसकी सोशल सेटिंग में उसको मसला होगा, उसके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब उसके डिफरेंट एरियाज में जिसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। D. The sign or symptoms are not attributable to another medical condition and are not better explained by another mental disorder including intoxication with other substance। अब ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहे कि उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई मेडिकेशन पर है या कोई और डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से जो है उसको ये प्रॉब्लम है, या कोई और सब्सटेंस ली है तो जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स है। ये सिर्फ और सिर्फ कैफीन से रिलेटेड होंगे, तो हम पर्सन को कैफीन इंटॉक्सिकेशन जो है वो उसे डायग्नोज करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ कैफीन विड्रॉल। ए. प्रोलॉन्ग डेली यूज ऑफ कैफीन। अब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो बड़े लंबे अरसे से जो है कैफीन यूज करता हुआ आ रहा है, उसे आज या कल नहीं की है बल्कि उसको एक टाइम हो गया इस यूज करते हुए। बी. Abrupt cessation or reduction in caffeine use followed within 24 hours by 3 or more of the following sign and symptoms। अब इसने एकदम से कैफीन छोड़ दी है, जैसे वो करता आ रहा है लेकिन अब वो छोड़ चुका है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें के अंदर जो है वो सिम्टम्स जो हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब वो क्या है, उसमें एक है हेडेक, सर दर्द उसको होगा। नंबर 2 मार्क फिटीग और ड्राउजीनेस, के उसके अंदर बहुत ज्यादा थकावट का उसको एहसास होगा, गनूदगी और थकावट इस तरह की कैफियत होगी। नंबर 3 डिस्फोरिक मूड, डिप्रेस मूड और इरिटेबिलिटी। डिस्फोरिक मूड लो मूड होगा उसका, सैडनेस उसके अंदर होगी। एक इंसान एक्साइटेड नजर आता है ना, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल ही एक इसके अंदर जो है वो एक नजर आएगा कि पर्सन जो है वो किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा है और वो बिल्कुल बैठा हुआ है एक जगह पर। सैडनेस उसके अंदर नजर आ रही है, एनर्जी नजर नहीं आ रही, और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर जो है वो होगा। नंबर 4 डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होगा। जैसे कोई काम है, अगर वो जॉब कर रहा है तो वहां काम पे उसकी कंसंट्रेशन सही नहीं हो रही है, स्टूडेंट है तो नहीं हो रही है, घर के काम अगर कोई कर रहा है तो वहां पर भी उसकी कंसंट्रेशन उस तरह नहीं है। 5 फ्लू लाइक सिम्टम्स, नोजिया, वोमिटिंग और मसल पेन, स्टिफनेस, के उसको नोजिया की कैफियत, मतली महसूस हो सकती है, उसको उल्टी वगैरह वोमिटिंग होती है, मसल में जो है पट्टों में जो पेन है, खिंचाव वगैरह है, इस तरह की कैफियत भी उसमें पेयर हो सकती है। C. The sign or symptoms in criterion B cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, other important areas of functioning। और ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो क्राइटेरियन बी में हमने पढ़ी हैं, ये उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी, उसकी डिफरेंट डोमेन में उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगी, फिर हम उसे कैफीन विड्रॉल जो है वो डायग्नोज करेंगे।
The sign or symptoms are not associated with the physiological effects of another medical condition, migraine, viral illness, and are not better explained by another mental disorder including intoxication or withdrawal from another substance. अब ये जो साइन एंड सिम्टम्स इसमें विड्रॉल की वजह से आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल की वजह, कैफीन विड्रॉल की वजह से होंगी। कैफीन उसने छोड़ी है एकदम से तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू है। ये किसी और चीज की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होगी कि उसको मिग्रेन है या कोई और उसको इलनेस है या वो कोई और डिसऑर्डर है या वो कोई और सब्सटेंस ले रहा है उसने छोड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ कैफीन से रिलेटेड होगी। कैफीन इंड्यूस मेंटल डिसऑर्डर। अब कैफीन की इस्तेमाल की वजह से लोगों में जो मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो डेवलप होंगे, वो कौन से हैं? कैफीन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो सकता है और कैफीन इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप वॉक डिसऑर्डर उसके अंदर डेवलप हो सकता है। Unspecified caffeine-related disorder. This category applies to presentation in which symptoms characteristics of a caffeine-related disorder that cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning predominate but do not meet the full criteria for any specific caffeine-related disorder or any of the disorder in the substance-related and addictive disorder diagnostic criteria. अब यहाँ पर हम unspecified caffeine-related disorder जो है वो उस वक्त डायग्नोज करते हैं कि जब हमारे पास असेसमेंट के बाद जो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो उसको कंपाइल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम्स उसमें हैं इसकी वजह से उसकी डेली फंक्शनिंग तो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो कोई फुल क्राइटेरिया किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो नहीं मिल रहा है। कैफीन रिलेटेड जो डिसऑर्डर, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल, जो हमने पढ़ी है उनमें से किसी एक का भी पूरा क्राइटेरिया नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम उसे कोई एक स्पेसिफिक जो है वो डायग्नोसिस उसको नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर क्लिनिशियन जो है वो उसे अनस्पेसिफाइड कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी को समझा, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को भी देखा, कैफीन इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल को भी समझने की कोशिश की कि विड्रॉल इंटॉक्सिकेशन की सूरत में कौन से सिम्टम्स जो हैं वो यूजर के अंदर डेवलप होंगे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर कोई एक फुल क्राइटेरिया किसी एक टाइप से रिलेटेड जो है वो नहीं मिल रहा तो फिर उसे अनस्पेसिफाइड कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाएगा।